नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है केरिया कमोडिटी के एमडी अजय केरिया, एंजल ब्रोकिंग से पटमेश माल्या और एसएलसीएम के सीईओ भी होंगे संदीप सबरवाल, और इकोमॉस के ग्लोबल बिजनेस हेड आलोक कुमार भी हमारे साथ होंगे। और आज हम बुलेटिन की शुरुआत भी करने वाले हैं एग्री मार्केट को लेकर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर गोयल ने कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। गोयल ने कहा कि सरकार ने प्याज, दाल और आलू की कीमतों को काबू में करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की भी कोशिश की है और लगातार इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। You are all aware there's been an unseasonal rain which affected several onion producing areas in October. This was predicted by the meteorological department in September, which is why we had brought in the necessary measures. And NAFED is supplying onion. They have supplied 37,000 tons through the state bodies in different parts of the country. Those have been at very, very attractive prices, which have helped keep the market prices stable. The sugar subsidy currently is not under consideration because sugar prices internationally are stable and sugar is being exported. If there is any requirement or need, government will examine it at the right time. ओके, यानी उनका मानना है कि वो प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए अलग अलग तरह से सरकार फैसले कर रही है। पहले एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद सीड्स वगैरह पे पाबंदी लगाई गई प्याज की, उसके बाद स्टॉक लिमिट भी लगाई गई है ताकि प्याज की कीमतें काबू में लाई जा सके। और हालांकि अब 4 दिनों के बाद लासलगांव मंडी में भी आज से नीलामी शुरू हो गई और कामकाज भी वहाँ शुरू हो गया, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ प्याज की कीमतों में राहत मिल सकती है, नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए, कैसे पूरी एग्री इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है एसएलसीएम के सीईओ संदीप सबरवाल जी। संदीप जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार मृत्युंजय जी। सर विश्व मोहन, सर सबसे पहला सवाल ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि कोविड के दौरान पूरे कोरोना काल में किस तरह की दिक्कतें आई आपकी इंडस्ट्री को वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में लेकर, तो क्या सेंस कर रहे हैं आप? देखिए कि कोविड के दौरान जो पूरी इंडस्ट्री को दिक्कत आई है उसको देखते हुए अपने वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री या एग्री इंडस्ट्री में कम दिक्कतें थी, क्योंकि एक एसेंशियल कमोडिटी सर्विसेज में नियुक्त किया गया था। परंतु अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन, लेबर अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत थी स्टार्टिंग में। वो आप बीच में जाके वो दिक्कतें कम हो गई। मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ वेयर हाउस मैनेजर्स, ऑडिटर्स, चेकर्स, क्वालिटी चेकिंग, इसमें जो दिक्कतें हैं वो तो लाजमी हैं, आएंगी, क्योंकि ये एक फिजिकल गुड की मूवमेंट है और फिजिकल गुड की मूवमेंट के लिए आदमियों की मूवमेंट होना ज़रूरी है। और उसमें अगर आपको नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, नॉर्मल बसेस की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो सब दिक्कतें तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री को भी आई हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री ने अपना डिजिटल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रखा था, उनको ये दिक्कतें कम आई हैं, बाकियों को ज़्यादा आई हैं। ओके, पोस्ट कोविड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। हमारे साथ इकोमॉस के ग्लोबल बिजनेस हेड आलोक भी हैं। आलोक, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे ये जानना चाहूँ कि इस कोविड के बाद किस तरह से टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में एग्री सेक्टर पर खास करके। गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। गुड इवनिंग। तो जैसा संदीप सर अभी कह रहे थे, राइट, कि कोविड के दौरान वी डिड फेस अ लॉट ऑफ challenges in terms of movement of goods from one warehouse to another, movement of goods from farms to the warehouses, या फिर उनका जो जहाँ पे है उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है तो उनके लॉसेस ना हो। इन सब चीजों में बिकॉज टेक्नोलॉजी इज कमिंग अप इन अ बिग वे, प्लस जो हमारा फार्म बिल अगर आपने पिछले 1 महीने से चल रहा है उसमें जो चीजें एग्रीटेक कंपनीज को दी जा रही हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जो एपीएमसी के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन प्राइवेट टेक कंपनीज के ऊपर और इन्वेस्टर्स के ऊपर, दे कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम एनी फार्मर अक्रॉस एनी रीजन, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मिडिलमैन के वो लोग निकाल पाएंगे। देयर इज नो एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग और रेड टेपिंग दैट इज रिक्वायर्ड। इन सब चीजों में टेक्नोलॉजी काफी हेल्प करेगी।
So that way we'll be able to bring all these guys. जो ऐसा जो प्रॉब्लम्स बता रहे थे संदीप सर कि वेयरहाउसिंग में जो प्रॉब्लम्स है उसको संदीप सर खुद ही आई वाज फॉलोइंग हिम ऑन हिज सोशल मीडिया फीड्स एंड हिज वेबसाइट। जो चीजें वो कर रहे हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोग कर सकते हैं वेयरहाउसिंग में, स्टोरेज में भी और ट्रांसपोर्टेशन में भी। दैट इज गोइंग टू हेल्प इन 2 ways. A, bring the farmers the money that they deserve, and B, cut out a lot of losses which we experience in agri sector, especially perishable goods. वो हम काफी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके संदीप जी, एक सवाल आपसे और, ये टेक्नोलॉजी का लेवरेज पाके उसकी मदद से आप कैसे पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए? देखिए विपिन जी, सप्लाई चेन को अगर अंडरस्टैंड करना है तो इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो सप्लाई चेन के लॉसेज हैं जो कि 10% है इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो 300 मिलियन टन की इंडिया की प्रोडक्शन है और 10% अगर आप ट्रांसलेट करें तो 1 लाख करोड़ का हर साल वेस्टेज है। एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एग्री क्रेडिट का, कि फार्मर को, आड़तिया को, ट्रेडर को एग्री क्रेडिट एट द राइट टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और तीसरा है मार्केट प्लेस क्रिएशन का। अब ये तीनों चीजों को मैं आप डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तीनों में अपनी टेक्नोलॉजी का रोल है। सबसे पहला तो रोल है, अगर आप देखें तो 10% लॉस की बात करते हैं तो ये लॉसेस हम शुरू से एट्रीब्यूट करते रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है हिंदुस्तान में। कभी हम बोलते हैं कि गोदाम के बाहर माल पड़ा रहा और गीला हो गया और खराब हो गया, तो ये एट्रीब्यूट ही गलत है। ये एट्रीब्यूट होना चाहिए टू वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज। आपकी मैनेजमेंट किस प्रकार की है? ऐसी मैनेजमेंट भी है जो शिप के ऊपर जब जहाज पे माल आता है तब माल नहीं खराब होता, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे एक ओपन फील्ड में तिरपाल के नीचे ढका हुआ माल खराब हो गया? तो इसका मतलब मैनेजमेंट नहीं है। और उसमें आपकी एग्री सर्विसेज का ये ड्रोन मैनेजमेंट जैसे हम कर रहे हैं SLCM में, इसमें एग्री रीच टेक्नोलॉजी हमने किया है जिसमें हमने दिखाया है कि 10% का लॉसेस 0.5% के नीचे लाया जा सकता है। ये इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, GPS मॉनिटरिंग है, आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, अटेंडेंस सिस्टम्स हैं, विच आर ऑल टेक्नोलॉजिकली क्रिएटेड। सेकंड आ जाता है, अगर आप मैं एग्री क्रेडिट की बात करूं तो आंकड़े बड़े चेतावनी वाले आंकड़े हैं। 6 स्टेट्स में 36,000 करोड़ का एग्री क्रेडिट मार्केट है, जो 6 मेन स्टेट्स हैं। और ये FY19 में श्रिंक हुआ टू 28,000 करोड़। ये श्रिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मार्केट नॉर्मलाइजेशन आ रही है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ फ्री मार्केट, जहां पे आपका मार्केट यार्ड्स की इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस आती जा रही है। तो आपका जो सिस्टम है ऑफ मैपिंग एग्री क्रेडिट हैज टू ऑल्सो, उसको भी इसके साथ मापदंड करना पड़ेगा। आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ओरिजिनेशन की। आप फार्मर को ओरिजिनेट कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसको फाइनेंस कर सकते हैं। आधार कार्ड से आप उसको लिंक कर सकते हैं, उसका KYC कर सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन हैं जो कर सकते हैं आप लोग। और तीसरा आ जाता है मार्केट यार्ड का, जो अगर हम तीसरे जो ये फार्म बिल देख रहे हैं जो आए हैं, अब ये लोग इसको बोलते हैं कि APMC यार्ड्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर आप वैसे भी देखें तो 7,557 APMC यार्ड्स हैं इंडिया में या थे। और 1000 एग्री यार्ड्स हैं जो एक्चुअली प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। एक इस बिल के माध्यम से एक न्यू मार्केटिंग एक्टिविटी लाना चाह रही है गवर्नमेंट, जिसमें आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अलावा आप ये क्यों सोचते हैं कि एग्री मार्केट्स का मार्केट श्रिंक हो रही हैं? रादर आप ये देखिए कि एग्री मार्केट्स को एक्सपैंड किया जा रहा है। ओके नहीं, यानी ये जो सारे जो बिल्स है, एग्री बिल्स है, इससे मार्केट काफी ये होगा। सर, ई-कॉमर्स बिजनेस कितना, पोर्टल आलो कितना फायदेमंद होगा ताकि किसान डायरेक्टली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके? सर देखिए, अगले 3 साल बड़े मोमेंटस ईयर्स हैं। क्यों मोमेंटस ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं कि ये एक दो बिल्स जो आ गए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या बनता है, इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क आएगा। टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क के लिए लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, पर उससे एक तरह का एक इनर्शिया जो थी, एक तरह का एक नया मोमेंटम मिल गया है, इस पूरे एक नया फ्रेश ब्लड मिल गया है कि एंटरप्रेन्योर्स जो इकोसिस्टम में, एग्री इकोसिस्टम में हैं, वो एग्री को एज अ वायबल सोल्यूशन देखें। ओके, शुक्रिया संदीप जी और आलोक जी इन तमाम जानकारी देने के लिए कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप एग्री सेक्टर को में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। चलिए अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि एक कॉलर शो है और हमारे साथ अजय केडिया जी और एंजल ब्रोकिंग से प्रथमेश माल्या बने हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले बात कर लेते कुछ एग्री मार्केट पर ही। ग्वार को लेकर आपका क्या आउटलुक है? ग्वार में आज अच्छी तेजी रिकवरी दिख रही है, ग्वारगम खास करके आज 2% से ज्यादा की तेजी दिखी। आपको क्या लग रहा है कि ग्वारगम की ये तेजी टिकेगी क्या? गुड इवनिंग विश्वभान।
वेरी गुड इवनिंग सर। देखिए, अगर हम पूरे गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें, हमने पहले भी कहा था कि 4200 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट था गवार को, और जैसे ही मार्केट ने ये लेवल ब्रीच किया, इमीडिएटली हमने एक बड़ा शूटअप आते हुए देखा। उसी के आधार पे आज हमने 4332 का लेवल भी टेस्ट करते हुए देखा। मुझे लगता है फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इस बार की जो सोइंग है उसमें भी ड्रॉप है, और धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉकडाउन ओपन हो रहा है, डिमांड फिर से इंप्रूव होते हुए जा रही है। और पिछले सालों में जो कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा था वो अभी ड्रॉप हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। तो ऑल दिस फैक्टर मेक्स गवार कॉम्प्लेक्स वेरी अट्रैक्टिव। तो मुझे लगता है इमीडिएट तो 4800 तक का लेवल हम गवार सीड में, और 72 से 7600 तक का भी लेवल हम गवार गम में देखें। दोनों ही काउंटर तेज रहने चाहिए। ओके, नहीं, एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। थोड़ा लंबे समय के मीडियम टर्म में 4800 भी ग्वार सीड जा सकता है और 7200 तक ग्वारगम जा सकता है। क्रूड एक काफी वॉलेटाइल हो गया है। प्रथमेश जी, क्या लग रहा है आपको क्रूड में जिस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ी है, कभी तेज कभी गिरावट, पिछले इस हफ्ते तो करीब करीब 8% की कमजोरी हम क्रूड में देख चुके हैं। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है क्रूड का मार्केट? देखिए विश्वमोहन जी, एक क्लियर इंडिकेशन है कि सेकेंड वेव ऑफ वायरस की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है यूरोप और यूएस स्टेट्स में, जिसके कारण डिमांड रिस्ट्रिक्शन की उम्मीद ज़्यादा हो जा रही है। और इसी के कारण जितना भी क्रूड जो रिज्यूम हो गया था कोरोना के बाद, जैसे जैसे कंट्रीज ओपन अप करना चालू किए थे, तो मेरे ख्याल से सप्लाई साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिमांड डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इसलिए मेरे ख्याल से क्रूड में इन दिनों में काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से एक सपोर्ट जोन के आसपास दिख रहा है, बट यहाँ से भी अगर कुछ करना है तो हम सेल साइड में ही रहेंगे, बिकॉज मोमेंटम जो है वो सेल साइड की तरफ ही है। मेरे ख्याल से यहाँ से पॉसिबिलिटी जो है को 2650 तक की वापस दिखाई दे रही है। ऊपर वाले भाव में बेचना है, 2740 के आसपास आए तो वहाँ पे बेचना पड़ेगा। 2810 का स्टॉप रखना पड़ेगा। वापस नीचे में टारगेट 2650 के रहेंगे। मेरे ख्याल से 2600 और 650 के बीच में कंसोलिडेशन, यानी जो मोमेंटम है वो गिरावट की तरफ है, ट्रेंड निगेटिव है, तो आप बेचकर ही चले। हर तेजी पे आप बेचने की कोशिश करें। यहाँ पर 2740 पे बेचना है 2650 के लिए। पहले कॉलर हमारे साथ आ गए, चिराग है मुंबई से। चिराग, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुझे 1152 में निकल सेल किया हुआ है, तो पोजीशन इंट्राडे में क्या लग रहा है सर? सर केडिया जी, क्या लग रहा है आपको निकल पे? इन्होंने सेल कर रखा है। देखिए, निकल अगर हम इंट्राडे की बात करें तो डेफिनेटली हम एक गिरावट देख सकते हैं। जिस ढंग से वापस कोविड के केसेस बढ़ने चालू हुए हैं, नंबर्स भी थोड़े से नेगेटिव थे, उसकी वजह से ये गिरावट बढ़ सकती है। बट ध्यान रखिए, ज़्यादा लंबा गिरावट का ध्यान मत रखिए। जिस ढंग से फिलिपाइन में हमने देखा फिर से कुछ कोविड की कंसर्न की वजह से सप्लाई डिस्टर्बेंस भी हुई है। तो टाइमिंग मुझे लगता है आज इंट्राडे के लिहाज से 1164 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए। शॉर्ट में या फ्रेश बनाना है बना के चलिए। नीचे में मुझे लगता है 1134 तक का लेवल मिले, बट शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करना है अगले हफ्ते। ओके, अगले हफ्ते के लिए आप कैरी नहीं कीजिए, क्योंकि काफी अगले हफ्ते काफी इवेंटफुल रहेगा। तो 1134 पे निकले, 1134 का टारगेट का ध्यान रखिए। 1164 स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। अगले कॉलर रमन है मुंबई से ही। रमन जी, पूछिए, क्या सवाल है? सर जी नमस्कार। मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को गोल्ड फ्यूचर में बाय करना है। ओके, 50,000 या उसके अंदर। 50, तो मुझे ये भाव आज मिलेगा क्या, या अगले हफ्ते कब मिलेगा? प्रथमेश जी, 50,000 का लेवल क्या इनको बाइंग के लिए मिलेगा या अगले हफ्ते मिलेगा? क्या सलाह देंगे? काफी वॉलेटाइल रहेगा अगला हफ्ता, सोच समझ के बताइएगा, ट्रेडर हैं। मैं 50,000 यहाँ से करीब अराउंड 600-700 रुपीज़ का फॉल है। गोल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्योरली इवेंटफुल वीक है, और इवेंट्स जो है वो अगेन किसकी तरफ बायस होता है वो कहना मुश्किल है मेरे ख्याल से। बट अगर आप अभी कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सेल साइड में बने रहे, और नीचे में करीब 50,200 का भाव मिला, वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। ओके, केडिया जी भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं गोल्ड पे। सर, आप क्या राय देंगे, बताइए। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी ऑप्शंस काफ़ी अच्छे से ट्रेड हो रहे हैं। काफ़ी ज्वेलर्स है या काफ़ी जन जो लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं और देखते हैं कि 50,500 का भाव है, बट मुझे लेना है 49,500 पे ही, तो वहाँ पे ऑप्शन के द्वारा भी ये एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है। और मुझे लगता है 50,000 या 49,500 का लिक्विडिटी भी अच्छी है। वहाँ पे आप ऑप्शन के द्वारा अगर एंट्री करते हैं तो सेफ साइड रहेगा, क्योंकि आप समझिए जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी मजबूत है। तो लोअर साइड मुझे काफी कम लग रहा है। तो केडिया जी, ऑप्शंस में बता दीजिए कि कौन से स्ट्राइक की कॉल लें या पुट लें, आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि प्राइजेस में आज मार्केट रेंज बाउंड ही है, बट अगर इनको बाइंग करके ही चलना है तो 50,000 का भी स्ट्राइक कॉल का रेट मेरे सामने नहीं है, बट 50,000 की कॉल लेके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अपसाइड में प्राइजेस फिर से जैसे इलेक्शन का आउटकम आएगा तो 52,000 तक जा सकता है, तो उतना ही प्रोपोर्शनेटली हम जंप
कॉल में भी देख पाएंगे। यानी 1 महीने का वक्त है, आप कॉल लेकर चले, रिस्क भी कम रहेगा, प्रीमियम भरी रिस्क रहेगा, कॉल खरीद ले 50,000 के स्ट्राइक की, ऐसा केडिया जी मानते हैं। और अगर आप इंट्राडे के लिए अगर छोटे टारगेट के लिए करना चाहते हैं तो करंट लेवल पे बेचने की सलाह दे रहे हैं प्रथमेश जी। 50,200 रुपए के टारगेट के लिए ये सेल कॉल प्रथमेश जी की तरफ से है। केडिया जी आपको रिस्क नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं, ऑप्शंस के जरिए जाएं, 50,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदें और 52,000 के लिए महीने भर का वक्त है तो आप बने रह सकते हैं कॉल में। चलिए अगले कॉलर है अशोक, है गंगानगर से। अशोक जी पूछिए क्या सवाल है। अशोक जी आवाज आ रही है आपको? चलिए उनका कॉल लगता है ड्रॉप हो गया। विशाल है अगले कॉलर। विशाल जी पूछिए क्या सवाल। जी सर नमस्कार। नमस्कार पूछिए। सर मैं ऐसा बात है कि करीब हफ्ता 10 दिन से मैं आपके चैनल के द्वारा ट्रेड कर रहा हूँ जी। और सर मुझे करीब 2.5-3 लाख का लॉस हो चुका है। अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, फिर ऐसा कॉल बताइए जिसमें मेरा लॉस हो जाए, मेरे बहुत लॉस हो रहा है। देखिए आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, कैसे? अगर आप ऑप्शंस के जरिए भी आपको अपने रिस्क को हेज करना चाहिए। केडिया जी ये बोल रहे हैं कि हमें काफी नुकसान हुआ है उनके ट्रेड में, किस तरह से कम रिस्क लें और प्रॉफिट बेहतर हो, ऐसी ट्रेड की सलाह दें इन्हें। देखिए डेफिनेटली मार्केट में अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर, जिस दिन से अगले हफ्ते यूएस से इलेक्शन है तो हमने देखा कोई भी कमोडिटी, चाहे हम बुलियन की बात करें चाहे बेस मेटल की बात करें, एक दायरे में है। अभी मुझे अपॉर्चुनिटी जहाँ पे दिखाई दे रही है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। टाइमिंग अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो डेफिनेटली मेरी सलाह रहेगी 50,650 पे बेच के चलिए, डाउन साइड में 50,150। बट आप पकड़ के चलिए ये कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है या क्लियरिटी नहीं है, ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। तो टाइमिंग मुझे लगता है इलेक्शन की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर जो नए ट्रेडर है या बिल्कुल मार्केट को अच्छे नहीं जानते तो बेटर है वेट एंड वॉच कीजिए, अगले हफ्ते से फिर से करके ट्रेड करके चलिए। और अगर आप अच्छे से ट्रेड जानते हैं, मार्केट के जोखिम जानते हैं, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी। जो दायरा है 50,000 से 51,000 उसी दायरे में आज बेच के चलना है। 50,650 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, 50,900 का टारगेट 50,150 का रहेगा। यानी जो करंट लेवल पर है वहां पर बेचना है। दोनों ही जानकार अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं आप बेचकर चले, और अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो नीचे आ जाए तो 50,000 के स्ट्राइक की कॉल भी आप खरीद कर जा सकते हैं, ऐसा भी केडिया जी ने सलाह दिया है, ताकि वहां पर रिस्क भी कम रहेगा। और लाइट पोजीशन रखिए, इतना हेवी पोजीशन ना ले कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। जरूरी नहीं कि ट्रेड हर दिन किया जाए और उतना ज्यादा रिस्क ली जाए। चलिए अगले कॉलर है भंवरलाल, है पूछिए क्या सवाल है आपका। पूछिए सर सवाल क्या है आपका। गोल्ड पे अगर अमेरिका में ट्रम्प जीते तो क्या भाव रहेगा और बाइडेन जीते तो क्या भाव रहेगा नीचे ऊपर में? ट्रम्प और बाइडेन की जीत पर केडिया जी क्या भाव हो सकता है? दोनों की जीत पे बता दीजिए, दोनों में से कौन जीतेगा तो क्या रहेगा? देखिए मुझे लगता है चाहे ट्रम्प जीते या बाइडेन जीते, बट ओवरऑल मुझे लगता है गोल्ड तेज रहेगा। एक चीज आप समझिए, अगर ट्रम्प जीतते हैं तो इक्विटी मार्केट के लिए काफी अच्छा है, बट हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कंट्रोवर्सी फ्री में साथ साथ चलती है, और 2016-17 से हमने देखा कि कंट्रोवर्सी था और साथ साथ में गोल्ड भी चलता रहा। इनकेस अगर डोनाल्ड ट्रम्प नहीं जीतते हैं तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट रहेगी और गोल्ड में तेजी आ जाएगी। तो मैं दोनों ही स्टेट में समझ के चलता हूं कि गोल्ड में तेजी रहेगी, क्योंकि गोल्ड की एक साइकिल भी होती है 3-4 सालों की। तो अभी तो 1.5-2 साल की तेजी हुई है, तो बाकी 1.5-2 साल बाकी है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जीते या हारे, गोल्ड डेफिनेटली जीतेगा। यानी दोनों ही केसेस में गोल्ड चलेगा, ट्रम्प जीते तो इक्विटी चलेगा, और गोल्ड दोनों ही केसेस में, बाइडेन जीते या ट्रम्प जीते दोनों ही केसेस में गोल्ड चलेगा। अगले कॉलर है अंकित, है मुंबई से। अंकित जी पूछिए क्या सवाल है। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, पूछिए। नेचुरल गैस के लिए आज इंट्राडे में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस प्रथमेश जी बताइए इंट्राडे के लिए क्या करें? टू बी वेरी फ्रैंक, नेचुरल गैस में कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे जोरदार गिरावट होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो सेल करें। मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है 250 का स्टॉप लगाए, और करंट मार्केट पे अगर सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं। इनको मेरे ख्याल से एक 14 से 15 रुपए की गिरावट मिल सकती है, बट यस पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ओके, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तेज गिरावट आ सकती है, स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। बहुत ही रिस्की ट्रेड है, रिस्क ले सकते हैं, नुकसान सह सकते हैं, तभी जाएं। 5 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए, 10-12 रुपए नीचे मिल सकता है। अगले कॉलर है विष्णु अग्रवाल, हैं चूरू राजस्थान से। पूछिए क्या सवाल है। विष्णु जी क्या सवाल है आपका। 600 रुपये आ गया था। क्या 600 सर? सर पिछले साल सीपीओ फरवरी में 850 से 600 रुपये आ गया था, तो क्या इस साल भी आएगा क्या ये? ओके केडिया जी, क्या वो लेवल सीपीओ में क्रूड पाम तेल में वापस से दिख सकता है क्या?
देखिए, पिछली बार हमने देखा था कि दिसंबर में जैसे ही कोविड का आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद हमने डिमांड एकाएक बंद होते हुए देखी है, जिसकी वजह से ये गिरावट आई थी। बट एज ऑफ नाउ हमने 3-4 फैक्टर्स है। सबसे पहले मलेशिया में लेबर इशू काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फॉरेन जो लेबर है उनको परमिट रिन्यू नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शॉर्टेजेस है, वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे फेस्टिव सीजन है, वो डिमांड सपोर्ट हो रहा है, और साथ में अब अनलॉकडाउन हो रहा है, जिस दिन से डिमांड इंप्रूव हो रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है नो डाउट प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, टेक्निकली ओवरबॉट जरूर दिखा रहे हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है सीपीओ में तेजी का रुख कायम रहेगा। और फर्दर अगर हम बात करें तो इमीडिएट में तो 840-50 है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 880 तक का भी लेवल दिख जाए अगर ये करंट सिनेरियो या करंट एनवायरनमेंट कंटिन्यू रहता है तो। ओके, ये व्यू सीपीओ पे है। अगले कॉलर अशोक है गंगानगर से। अशोक जी पूछिए, क्या सवाल है? सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, पूछिए। सर मेरा सवाल है ग्वार पे जी, ग्वार 4700 रुपये अगले हफ्ते आ सकता है जी? अगले हफ्ते का तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने 4000 केडिया जी ने दिया है टारगेट। सर क्या अगले हफ्ते आ सकता है क्या 4700? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 4200 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो तोड़ चुका है। प्राइजेस जब तक 4200 के ऊपर होल्ड है, कंटिन्यू पॉजिटिव रहेगा। आज के सेशन में भी हमने अच्छा खासा उछाल देखा है। मुझे लगता है कि इमीडिएट अगर मंगलवार तक की बात करें तो 4450 तक का एक हर्डल रहेगा, फिर थोड़ा करेक्शन। बट ओवरऑल मिड ऑफ नवंबर तक की बात करें, 18-20 तारीख तक, तो मुझे लगता है 4650 से 4700 तक का लेवल हम मिड ऑफ नवंबर तक देख पाएंगे। बाकी ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग रहेगा, बिकवाली से बचे। यानी बिकवाली से बचना चाहिए। तेजी की तो उम्मीद है, लेकिन 4700 का एग्जैक्ट टारगेट वो आएगा कि नहीं वो कहना तो अभी बहुत मुश्किल है। चलिए, वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। केडिया जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल आज के लिए। सर मुझे लगता है कि गोल्ड में साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम है। आज के लिए 50,650 पे बेच के चलना चाहिए। 50,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। 50,150 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके, प्रथमेश जी, आपकी रैपिड फायर कॉल आज शाम के लिए। क्रूड को बेचना चाहिए 2740 एंट्री पॉइंट, 2810 स्टॉप, नीचे में टारगेट 2650। केडिया जी, आपकी आखिरी आज शाम के लिए रैपिड फायर कॉल। बेस मेटल पैक में हमने देखा कॉपर 530-31 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। जब तक 532 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी एक फॉल की है। तो आज करंट मार्केट से या 528 के करीब बेच के चलिए, 523 का टारगेट देखने में मिल जाना। ओके, यानी ये 3 रैपिड फायर कॉल आपके शाम के लिए। चलिए, वक्त हो गया है शो को यहीं समेटने का। शुक्रिया केडिया जी और प्रथमेश जी अपने सारे सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी राय जी बिजनेस के दर्शकों के सामने रखने के लिए।